नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज शाम में वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं जो सीटेट पेडागोजी मैथ का लेक्चर नंबर 4 है। आज सुबह वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, इसी वजह से आप लोगों को शाम में पढ़ा रहे हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। सीटेट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग हम 30-31 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? मेन चीज डायग्नोज करना। जैसे आप लोग जब किसी बीमारी का जांच करवाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है? उसको डायग्नोज करता है, डायग्नोस्टिक करता है, यानी कारणों का पता लगाना कि उस बीमारी का कारण क्या है, किस वजह से बीमारी उत्पन्न हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2 नंबर पॉइंट पे देखें, उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है? इसे बोलते हैं रिमीडियल टेस्ट। जब कारण का पता चल गया कि किस कारण से समस्या उत्पन्न हुई है तो उसका क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है, यानी इलाज किया जाता है, जिसे बोला जाता है रिमीडियल टेस्ट। इसका सबसे ज़्यादा यूज मैथ और साइंस में होता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। फिर थर्ड नंबर पॉइंट है संक्रियाएं, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होती हैं? देखिए, गणित में मूलभूत जो है, अंक गणित की बात करें तो 4 फंडामेंटल संक्रियाएं होती हैं। ऑपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है। वो कौन कौन से ऑपरेशंस है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो गणित में 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं, जिसे ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति क्या होती है? चलिए एक एक पॉइंट समझेंगे। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति क्या होती है? अब एनसीएफ इसको, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसको एक खाका बनाता है कि गणित की प्रकृति क्या होगी, गणित की भाषा क्या होगी। तो ये सब एनसीएफ का काम होता है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? अमूर्त होती है, यानी अब्स्ट्रैक्ट होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सिखाई जाती है। गणना का विज्ञान इसे कहा जाता है। किस चीज़ का विज्ञान बोला जाता है? गणना का विज्ञान। और थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, स्थान का विज्ञान, यानी स्पेशियल साइंस ऑफ स्पेस, यानी स्पेस का नॉलेज कराया जाता है। जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, घन, घनाभ, सिलेंडर, यानी स्पेस का साइंस है। ठीक। और चौथा नंबर हो जाएगा आकृति का विज्ञान। आकृति का मतलब बहुत सारे आकृतियों का परिचय कराया जाता है, जैसे घन, घनाभ, सिलेंडर, कोण, आयत, चतुर्भुज, त्रिभुज। तो आकृतियों का विज्ञान है। तो गणित की प्रकृति कैसी है? अमूर्त है, गणना का विज्ञान है, स्थान का विज्ञान है और आकृति का विज्ञान है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट है गणित की भाषा। देखिए ध्यान से, गणित की भाषा। गणित की भाषा कैसी होती है? स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, एकदम लॉजिकल होती है, यानी इसमें लॉजिक का यूज किया जाता है। गणित की भाषा कैसी होती है? स्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है, लॉजिकल होती है। लॉजिकल, स्पष्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ और बताया जा रहा है और
और श्रीलंका में कुछ और बताया जाएगा, अमेरिका में कुछ और बताया जाएगा। नहीं, इसकी जो लैंग्वेज होती है स्पष्ट होती है, लॉजिकल होती है, सूत्र का यूज किया जाता है, एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। इसमें सूत्र क्या होता है, फार्मूले यानी फार्मूला का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। एल्गोरिदम क्या है, ए सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों का एक क्या है, सेट होता है। संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस होती हैं। चिन्ह का यूज किया जाता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा क्या होती है, सूत्र में आपका जैसे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट। तो इस तरह बहुत सारे भाषाओं का यूज किया जाता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है। अब गणित की भाषा में किसका यूज किया जाता है, प्रमेय का यूज किया जाता है। बहुत सारे थ्योरम बताए जाते हैं इसमें। और कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी, गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है यानी यूनिवर्सल। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कुछ और पढ़ाया जा रहा है भारत में, और अमेरिका में पाइथागोरस प्रमेय कुछ और पढ़ाया जा रहा है, श्रीलंका में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, मैक्सिको में कुछ और पढ़ाया जा रहा है डेफिनेशन, चाइना में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय जो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये यूनिवर्सल है। आप विश्व में कहीं भी जाएंगे यही रूल मिलेगा, यही लॉजिक मिलेगा, और यही प्रूफ करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एक ही होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट देखिए, बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब क्या है, इसमें देखिए वन वर्ड, देखिए वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स टाइप्स के क्वेश्चंस, यानी बंद अंत वाले प्रश्न को अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देने वाले प्रश्न भी बोला जाता है। अभिसारी यानी कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। कन्वर्जेंट होते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, तो इसका एक ही आंसर होगा, क्या होगा, 7। ठीक है। या इसी तरह मैं बोलूँ कि 9 प्लस 3 कितना होगा, इसका आंसर 12 होगा, एक ही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं होगा। यानी किस तरह के क्वेश्चंस है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बंद अंत वाले। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, अगला आपका क्या है, 7वां नंबर, मुक्त अंत वाले प्रश्न। इसे डाइवर्जेंट टाइप क्वेश्चंस भी बोला जाता है। अब जस्ट इसी का अपोजिट है, जैसे कह दें कि ऐसे दो संख्याओं का योग बताइए जिसका योगफल 7 हो। तो 7 लाने के कई सारे तरीके हैं। देखिए 7 लाने के कई सारे तरीके हैं। जैसे 5 प्लस 2 करेंगे तब भी 7 मिल जाएगा। ठीक है। 4 प्लस 3 करेंगे तब भी 7 मिल जाएगा। 6 प्लस 1 करेंगे तब भी 7 मिल जाएगा। यानी बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है मुक्त अंत वाले प्रश्न। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ऐसे 3 संख्याएं बताइए जिनका योगफल 7 हो। तो 3 संख्याएं हम ले लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 2, तो एक सेट बन सकता है। या फिर इस तरह बन सकता है 1 प्लस 4 प्लस 2, तब भी कितना आएगा, 7।
यानी बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है मुक्त अंत वाले प्रश्न। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है मैपिंग, प्रतिचित्रण। इसको ध्यान से समझना, मैपिंग किसे कहते हैं। मैपिंग यानी दिमाग में एक चित्र बनाना। ऐसा नहीं कि केवल नंबर जो है पेन और पेपर पे ही है, उसे जो है मस्तिष्क में उसको इमेजिन कर सके बच्चा, एक चित्र बन सके उसके माइंड में, उसे मैपिंग कहा जाता है। मैपिंग का यूज किस लिए किया जाता है, तो 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए क्या क्या है, स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए, और नंबर 2 है आनुपातिक विवेचन के लिए किया जाता है इसका यूज। आनुपातिक विवेचन, आनुपातिक विवेचन के लिए किया जाता है। तो 2 जगह किया जाता है, स्थानिक समझ के लिए और आनुपातिक विवेचन के लिए, यानी 2 चीज़ों के अंतर को समझाने के लिए प्रतिचित्रण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दीजिए, देखिए 9 पॉइंट क्या है, विचारों का गणितीयकरण यानी मैथमेटिलाइजेशन ऑफ थिंकिंग। अब देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर आपसे पूछेगा कि गणित का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, तो आंसर क्या बताएंगे, विचारों का गणितीयकरण करना। गणित का क्या उद्देश्य है, विचारों का गणितीयकरण करना, किसके अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार। फिर 10वां पॉइंट है गणित का पाठ्यक्रम। गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यानी करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स सुसंगत होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सुसंगत यानी मैथ का पाठ्यक्रम है एक केवल मैथ तक ही ना सीमित रहे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले चलते हैं। गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। महत्वाकांक्षी का मतलब एम्बिशियस होना चाहिए, उसका एक हायर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, यानी उसका एक हायर उद्देश्य होना चाहिए, एक तर्कसंगत, एक एम्बिशियस बोलते नहीं, महत्वाकांक्षी। और कोहेरेंट यानी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, यानी गणित का विज्ञान के साथ क्या सहसंबंध होना चाहिए, गणित का भूगोल के साथ क्या सहसंबंध होना चाहिए, गणित का रसायन विज्ञान के साथ क्या सहसंबंध होना चाहिए, यानी कोहेरेंट उसे बोला जाता है। जैसे देखेंगे फिजिक्स में भी गणित का यूज किया जाता है, केमिस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, और बायोलॉजी में भी गणित का यूज किया जाता है, यानी इसे क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बोला जाता है, सभी विषयों की रानी बोला जाता है, क्योंकि गणित का यूज हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं होता है। जैसे अगर कोई तिरंगा है, अगर तिरंगा कोई दिखा रहा है, अब उसमें 3 कलर है, अगर उसमें पूछे कि किस बेसिस पे कितने अनुपात में है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, या फिर किस तरह एक पट्टी दूसरे पट्टी से सर्वांगसम है,
तो ये सब क्या है? झंडा एसएसटी का विषय है, सामाजिक विज्ञान का विषय है, और उसमें हमने गणित का यूज कर लिया, तो यही चीज बोला जाता है सुसंगत, महत्वाकांक्षी। ठीक है। 11 नंबर पॉइंट है, 11 नंबर पॉइंट है गणित पढ़ाने का तरीका, यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित पढ़ाने का तरीका। तो इसमें 4 चरण है टोटल। मूर्त वस्तुएं, यानी सबसे पहले आप मूर्त वस्तुएं लाएंगे। कोई वस्तु, जैसे आपको काउंटिंग पढ़ाना है तो एक के लिए कोई एक वस्तु लाएंगे, एक फिगर या एक आइसक्रीम या एक पेन। दो बताना है तो दो के लिए दो पेन या पेंसिल दिखा सकते हैं। यानी जब तक मूर्त वस्तु नहीं रहेगा तब तक बच्चा जो है सही से माइंड में उसको रिटेन नहीं कर पाएगा। नंबर 2 है भाषा, लैंग्वेज। अब उस जो मूर्त वस्तु है उसे भाषा या कहानी में बदल दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है चित्रात्मक, यानी पिक्चर, तो उसकी पिक्चर बनाया जाएगा, इमेज बनाया जाएगा। और चौथे पॉइंट पे आता है सूत्र। देखिए चौथे पॉइंट पे क्या आता है? सूत्र। अब उसे कुछ सिंबल्स के माध्यम से, प्लस माइनस के द्वारा, डिवीजन के द्वारा, ब्रैकेट के द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एक सूत्र में, एक फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर 12 नंबर पे देखिए, ठीक देखिए 12 नंबर पे क्या है? बहु अनुशासनात्मक, मल्टी डिसिप्लिनरी। बहु अनुशासनात्मक का मतलब क्या होता है कि इसका क्षेत्र केवल मैथ का मैथ में ही ना सीमित हो, यानी मैथ का हिंदी के साथ भी सहसंबंध हो, कोरिलेशन हो, मैथ्स का एसएसटी के साथ भी कोरिलेशन हो, सामाजिक विज्ञान के साथ, गणित का ईवीएस यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान के साथ भी सहसंबंध हो, गणित का साइंस के साथ, विज्ञान के साथ भी सहसंबंध हो, गणित का इंग्लिश के साथ, अंग्रेजी के साथ भी सहसंबंध हो। तो कहने का मतलब ये है बहु अनुशासनात्मक होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। 13 नंबर पॉइंट है क्या? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य, नैरो एम्स। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य क्या है और गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य क्या है, हायर एम। तो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य में क्या बच्चे को सिखाया जाता है? कम से कम प्लस माइनस, जोड़ना, घटाना, इसको सीख जाए। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार ये चीज बताया गया है। ठीक है। परिकलन कौशल को विकसित करना, एक बच्चे के अंदर परिकलन करना यानी जोड़ना, घटाना, सबसे पहले यही सिखाया जाता है। तो ये क्या है? संकीर्ण उद्देश्य है, यानी लो ऑर्डर थिंकिंग बोल सकते हैं। और गणित के उच्च उद्देश्य क्या है, हायर एम क्या है? जब वह मूर्त चीजें सीख जाएगा तो अमूर्त की तरफ बढ़ना, उसे बोला जाता है हायर एम। अब इसे ब्लूम टेक्सोनॉमी में हॉट्स के नाम से जाना जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो उच्च उद्देश्य क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त चिंतन कर सके। अब वहाँ जरूरी नहीं है कि किसी चीज़ को बताने के लिए ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़े, वस्तु दिखाने की जरूरत पड़े। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो अमूर्त चीज़ है, जो नहीं दिख रही है, उसका भी परिकल्पना, गणना कर सके, इसे बोला जाता है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 पॉइंट है टाल शेप ऑफ मैथ्स। इस एक क्या चीज होता है? टाल शेप ऑफ मैथ्स। इसका मतलब गणित का लंबा आकृति, कहने का मतलब है एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करना, यानी
ऐसा नहीं है कि हम एट रैंडमली कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर दें, नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्लस सिखाएंगे बच्चे को, फिर माइनस सिखाएंगे, क्योंकि प्लस सीखेगा तभी माइनस सीख पाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, फिर डिवीजन सिखाएंगे, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। फिर जब निम्न स्तरीय प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख जाएगा तो आगे की जो प्रमेय है, निर्मेय है, फार्मूलेज हैं, फार्मूला है बड़े बड़े, तो उनको सिखाना, यानी क्रम में चलना है, एक सीक्वेंस में चलना है। उसे बोला जाता है टॉल शेप ऑफ मैथ्स। 16 नंबर है निम्न स्तरीय कौशल, लोअर ऑर्डर। निम्न स्तरीय कौशल क्या होता है और उच्च स्तरीय कौशल क्या होता है। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 में, और मैथ में भी है, और आपका साइंस में भी, फिजिकल साइंस में भी है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के बेस पे आधारित है, जो 1905 में आया था। तो अब इसमें इसके टोटल कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। 3 चरण को लॉट्स यानी लो ऑर्डर थिंकिंग बोला जाता है, और 3 चरण को हॉट्स बोला जाता है यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग बोला जाता है। तो नीचे के 3 चरण कौन कौन से हैं, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशन है। नॉलेज यानी ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग समझ, एप्लीकेशन अनुप्रयोग। पहले उसे नॉलेज कराया जाता है, यानी 3 चीज़ का बोध कराया जाता है। नॉलेज का मतलब जैसे पहाड़ा सिखाना बच्चे को, टेबल। तो नॉर्मली दो दो एक न दो, दो दूना 4, दो तीन 6, या 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो उसको अभी तो केवल अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर भरा जा रहा है कि इस तरह होता है। अभी समझने का प्रयास नहीं कर रहा है कि 2 चौक 8 क्यों होता है, 2 पंचे 10 क्यों होता है, कैसे होता है, कितनी बार जोड़ा जा रहा है। यानी अभी केवल नॉलेज उसको दिया जा रहा है कि उसको याद हो जाए, अंडरस्टैंडिंग समझ एक विकसित हो जाए। जब उसको टेबल्स याद हो जाएंगे, पहाड़ा याद हो जाएगा, अब उसका एप्लीकेशन करना सिखाया जाएगा। जैसे बड़ा बड़ा 2 अंकों का गुणा सिखाया जाएगा। पहले एक अंक से गुणा सिखाया जाएगा, फिर 2 अंक का 1 अंक से गुणा सिखाया जाएगा, फिर 2 अंक का 2 अंक से गुणा सिखाया जाएगा। तो यहाँ तक का नॉलेज क्या कहलाता है, लॉट्स यानी लो ऑर्डर थिंकिंग। जब यहाँ तक सीख जाएगा तो उससे आगे जब बढ़ेगा, एनालिसिस करेगा यानी संश्लेषण करेगा, सिंथेसिस यानी विश्लेषण करेगा, फिर लास्ट में इवेल्युएशन मूल्यांकन। ये सब किस में आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग्स में आते हैं। तो इन तीनों को निम्न स्तरीय कौशल बोला जाता है, और ऊपर 3 को क्या बोला जाता है, उच्च स्तरीय कौशल। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी इसे बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी संकलनात्मक। संकलनात्मक असेसमेंट का मतलब क्या होगा, असेस करना उसको, ठीक है। ये क्या होता है, शिक्षण के दौरान एक टीचर के द्वारा शुरू से अंत तक, यानी बच्चा जब प्रवेश करता है और जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक उसकी गतिविधियों का क्या करना, मूल्यांकन करना, आकलन करना, उसे बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इसे कहा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फिर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सेशन, यानी अंत में जब उसका वार्षिक परीक्षा होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसका जब मार्कशीट तैयार कर दिया जाता है कि किस विषय में कितना नंबर पाया है, उसे कहा जाता है समेटिव असेसमेंट। उसमें बाद में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है, उसका कुल मिला जुला करके एंड में उसका मूल्यांकन हो जाता है, कितना सीखा, कितना समझ है उसको, कहाँ कमी रह गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग ये स्टूडेंट द्वारा खुद किया जाता है अपना, यानी सेल्फ स्टूडेंट। 21 नंबर देखिए,
ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए, ज्यामितीय समझ को विकसित करने का सही श्रेणी क्रम। अब देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वैन हीले। तो वैन हीले के द्वारा ज्योमेट्री को सिखाने का 5 चरण दिया गया था। तो वही चीज़ है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला चरण क्या है? मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन इंग्लिश में बोला जाता है, और जीरो लेवल बोला जाता है इसको, शून्य स्तर। तो मानसिक चित्रण में क्या होता है? तो इसमें पहले बच्चे को क्या बताया जाएगा? फिगर का समझ कराया जाएगा कि त्रिभुज इस तरह बनता है, आयत इस तरह बनता है, वर्ग इस तरह बनता है। फिर विश्लेषण होता है, एनालिसिस। विश्लेषण में क्या होता है? त्रिभुज में बताया जाएगा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। अनौपचारिक निगमन में क्या होगा? जैसे हमने त्रिभुज बताया, आयत बताया, वर्ग बताया, अब इनमें अंतर करना सिखाया जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। तो अंतर करना सिखाया जाएगा, इसको बोला जाता है अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। चौथा पॉइंट है औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन क्या होता है? इसमें देखिए, अब आपका हायर लेवल में बढ़ जाएगा। जैसे सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आपको बहुत सारे प्रमेय पढ़े होंगे हाई स्कूल 9th-10th में। प्रमेय हो गया, पाइथागोरस प्रमेय हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा हो गया। त्रिकोणमिति में सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सूत्र आ जाएंगे इसमें, फार्मूला में बहुत सारे फार्मूला ज्योमेट्री अलजेब्रा के, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फार्मूले का ज्ञान कराया जाएगा। तो इसे बोला जाता है औपचारिक निगमन। फिर इसके बाद आ जाएगा 5th नंबर पे दृढ़ता, रिगर। इंग्लिश में इसको रिगर बोलते हैं। तो ये आपका हायर लेवल है, हाईएस्ट लेवल है। जब इन चारों लेवल को सीख जाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? दृढ़ता आ जाएगी। इसे बोला जाता है रिगर। आगे बढ़ते हैं। यह वैन हील ऑफ ज्योमेट्री 5 चरणों वाली एक विधि है, इसको ध्यान रखना। 22 नंबर है जियो बोर्ड। अभी कल के क्लास में बताया था आप लोगों को। जियो बोर्ड क्या होता है? ये 2D शेप्स को का ज्ञान कराने के लिए प्राइमरी लेवल पर बताया जाता है। जियो बोर्ड में क्या होता है? बेसिकली एक स्क्वायर बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी कीलें लगी होती हैं, और इसमें रबर बैंड के माध्यम से भिन्न भिन्न आकृतियों का ज्ञान कराया जाता है। फिर है अबाकस। अबाकस में क्या कराया जाता है? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान का ज्ञान कराया जाता है, जोड़ का ज्ञान कराया जाता है, घटाव का ज्ञान कराया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल अबाकस का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 10 ग्राम क्या होता है? अभी एक स्क्वायर शेप होता है जिसमें कुल 7 आकृतियाँ होती हैं। 7 आकृतियों के माध्यम से अलग अलग आकृतियाँ बना करके बच्चों को उसका ज्ञान कराया जाता है। इसमें कुल 5 त्रिभुज होते हैं, एक आपका वर्ग होता है, और एक क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्या है? नंबर चार्ट। नंबर चार्ट के द्वारा नंबर का ज्ञान कराया जाता है बच्चे को। ग्राफ पेपर के द्वारा क्या बताया जाता है? डेसिमल का एडिशन हो गया, 0.2 गुणे 0.3 बराबर कितना होगा? डेसिमल का एडिशन करना सिखाया जाता है ग्राफ पेपर के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डाइंस ब्लॉक क्या होते हैं? डाइंस ब्लॉक में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स के माध्यम से आपका प्लेस वैल्यू हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान कराया जाता है।
और भिन्न का ज्ञान कराया जाता है, जैसे 1/2 भिन्न का ज्ञान कराना है, 1/3 भिन्न का ज्ञान कराना है। तो डाइंस छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उसके माध्यम से इसका ज्ञान कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है? इंडक्टिव मेथड। उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं, यानी पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर आपको नियम बताया जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है। निगमन विधि जस्ट इसका अपोजिट है, ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। विश्लेषण विधि क्या होता है? विश्लेषण विधि जैसे कोई समस्या हो गया, अब समस्या को तोड़ तोड़ करके क्या करना, उसको देखना, ये क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। ये अननोन टू नोन होता है, यानी अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलता है विश्लेषण, ध्यान रखिएगा। संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या होता है? सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड में हमें पहले से ही पता होता है, नोन टू अननोन की तरफ चलता है। जैसे कोई कंक्लूजन है, पहले से पता है, पहले से पता है। अब संश्लेषण में क्या करेंगे, संश्लेषण में क्या करेंगे? छोटे छोटे नॉलेज है उसको, जैसे छोटे छोटे नॉलेज है, तो उसको सभी को जोड़ करके एक कोई नया चीज बनाना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, वो क्या कहलाएगा? संश्लेषण कहलाएगा। जैसे साइकिल हो गया, साइकिल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पैडल हो गया, ब्रेक हो गया, हैंडल हो गया, घंटी हो गया। तो इसको अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? आपका बाइसिकल बनेगा। यानी इसी को बोला जाता है संश्लेषण विधि। और ये क्या होता है? नोन टू अननोन की तरफ होता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपको क्वेरी है, पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट